हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में संचय बैच में दे दनादन एमसीक्यू सीरीज के अंदर। भाई साहब, मैं आपको पीवाईक्यू करवा रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज। और ये दोस्तों आप देख रहे हो वीडियो, तो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हम जनवरी 2025 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। मुझे पता है अगर तुम इस वीडियो के अंदर आए हो तो तुम कोई ऐसे वैसे स्टूडेंट नहीं हो, तुम सीरियस लेवल के स्टूडेंट हो जो पीवाईक्यू को अच्छे से फोकस करके सॉल्व करता है। तो मेरा फर्ज है आपको सॉल्व करवाना, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं धीरे धीरे, होले होले। जैसा भी आपको लगता है रिकॉर्डेड वीडियो है, अपनी स्पीड के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। जल्दी देखना है, स्पीड बढ़ा लो, होले होले करना है तो होले होले कर सकते हो। मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे ही रहा हूं। ओके, रिपोर्ट है मामला है। शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 से यहां पर एक क्वेश्चन लिया गया है, हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। डज नॉट लिखा है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, प्रैग्मेटिक है, आर्ट है, माइक्रो है, इसके अंदर मैक्रो है, इनकॉर्पोरेट मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसके अंदर, इंटरडिसिप्लिनरी है, नॉर्मेटिव है और थ्योरी ऑफ मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइज इसमें यूज करते हैं। स्पैम मिंट, ये इसका नेचर होता है। राइट, तो राज्य एन निकालोगे तो ये नॉर्मेटिव है, ए निकालोगे तो ये आर्ट है, एम निकालोगे तो ये मैक्रो है। तीनों के तीनों नेचर है। यहां पूछा कौन सा नेचर नहीं है, तो लिखा है इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड, तो इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है यार, ये प्रैक्टिकल है भाई। हाँ, जब इको की थ्योरी को बिजनेस में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स ना। हाँ, सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा है। ये जो लाइन है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सही है। जब तुम देखोगे ना तो मॉड्यूल के अंदर जब ये लाइन लिखी हुई है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर बी वाला सही है। आगे चलते हैं। बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कौन सी इकोनॉमी के अंदर बायर की चलती है भाई? कौन सी गुड्स बनेगी, कितनी क्वांटिटी में बनेगी, तो वो कौन सी इकोनॉमी में चलती है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर चलती है। तो लेकिन इस लाइन से पता क्या है, क्या पता चलता है इस लाइन से? भाई बायर की चल रही है, बायर किंग है, तो बायर किंग कहां होता है? जहां पर कंज्यूमर की सुप्रीमेसी होती है। सुप्रीमेसी को बोलते हैं सोवर्निटी, मतलब कंज्यूमर ही भगवान है, प्रभु है, कंज्यूमर जो बोल रहा है वही मिलेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है भाई। आपको पता है वेयर टू प्रोड्यूस नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, 3 वो हो गई। चौथी, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हो गई। तो यहां पर हाउ टू प्रोड्यूस नहीं लिखा, वेयर वाला लिख दिया। फाइनेंस मिनिस्टर वाज डिस्कसिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस एरिया कम्स अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो या मैक्रो? अरे गवर्नमेंट बजट हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, नेशनल इनकम हो, सब ये मैक्रो है। मैक्रो, मैक्रो इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है, नॉर्मेटिव पता लगाना है तो देखो शुड कहां लिखा है। मैं लाइन भी नहीं पढ़ूंगा, मैंने देखना भाई साहब कहीं पर शुड लिखा हो या ऑट टू भी लिखा हो। राइट, पहली लाइन में देखा भाई साहब मैंने नहीं लिखा, दूसरे में देखा शुड लिखा है, आंख बंद करके ऐसे ही टिक कर दिया, ओके ठीक हो गया आंसर। आगे बढ़ो, यहां लिखा है चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। When some people start investing money in share market, then many people start following the same without considering its advantage and disadvantage। इस लाइन का मतलब है कि कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो बचे हुए कुछ लोग उनको फॉलो करने लगे, वो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, ये बिना जाने कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो क्या फायदा है क्या नुकसान है, नहीं जानते, लेकिन फिर भी दूसरों को देख देख कर सब लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो ये क्या है? ये बैंड वैगन इफेक्ट है। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है कॉपी करना, फ्लो में चलना, भेड़ चाल, जैसा सब कर रहे हैं वैसा करना। राइट, ओके, अगला चलो जी। सेटरिस पेरिबस जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में ये वर्ड यूज होता है, आपने देखा होगा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू सही है। राइट, ये सही है, लेकिन ज्यादा सही वो होता है जब माइनस का निशान लगा होता है। तो माइनस का निशान यहां पर लगा हुआ है, इसलिए डी वाले को सही करेंगे। ये नहीं होता तो इसको कर देते, डोंट वरी। आओ जी आओ। अ शॉपकीपर सेल 2 कमोडिटीज ए एंड बी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। एक दुकानदार 2 चीजें बेच रहा है,
विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, दोनों समान पेप्सी कोका कोला की तरह एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ए राइजेस बाय 20%, कॉमोडिटी ए के बारे में दिया हुआ है, इसका प्राइस 20% से बढ़ गया. द डिमांड फॉर बी इंक्रीजेस बाय 30%, तो कॉमोडिटी बी की डिमांड 30% से बढ़ गई. ये डिमांड है जी, ये प्राइस है. ओके, व्हाट इज द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी? यहां पर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है? जिस बच्चे को नॉलेज है उसको पता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में डिमांड किसी एक कॉमोडिटी की आती है जो ऊपर लिखते हैं, प्राइस किसी दूसरी कॉमोडिटी का आता है जो नीचे लिखते हैं, परसेंटेज में चेंज होता है. तो 30/20, दोनों ही चीज राइज हो रही है, ये भी राइज हो रही है और ये भी राइज हो रही है, तो निशान प्लस का ही रहेगा. अगर एक राइज एक फॉल होता तो निशान माइनस का होता. यहां ओके रिपोर्ट है जी, इसका आंसर 1.5 आता है, प्लस में ही आएगा. तो यहां पर देखो 1.5 यहां पर प्लस में आ गया. माइनस में तब आता जब एक इंक्रीज एक डिक्रीज होता. एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट अ थिंग ओवर दैट ही इज एक्चुअली डज पे. भाई साहब देखो, एक कंज्यूमर 1000 रुपए की जींस खरीदना चाहता है लेकिन वो उसको 600 की मिल गई, तो इसके बीच का डिफरेंस जो 400 है वो उसके मजे हैं. इस मजे को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, राइट. अब यहां पर जो अल्फ्रेड मार्शल जी की लाइन है वो ये कहना चाहते थे कि कंज्यूमर एक प्राइस सोच कर आता है कि भैया इसमें मेरे को मिल जाए, इससे महंगा मिलेगा तो मैं गो विदाउट अ थिंग जाऊंगा, मतलब जीरो खरीद के जाऊंगा, लेकिन इससे भी सस्ता मिल गया. तो जो डिफरेंस है ये 400 रुपए कंज्यूमर सरप्लस होता है. आगे बढ़ते हैं. ये 3 इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं. यहां पर पूछा है हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल कौन सा है, तो जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होता है उतना हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल होता है. कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, ये मान के चल रहा हूं मैं. आगे लिखा है भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पावर होती है जो इंसान की वांट को सेटिस्फाई करे, उस पावर को यूटिलिटी बोलते हैं. कातिया, डोंट वरी एट ऑल. आगे देखो, न्यूमेरिकल आ गया. इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेस फ्रॉम 1800 से 2200, प्राइस है जी, पहले 1800 था अब 2200 हो गया. कातिया, एंड कॉन्सिक्वेंटली द सप्लाई राइजेस फ्रॉम 2000 टू 3200. जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो पहले 2000 थी, अब ये 3200 हो गई है. आप तो कैलकुलेटर का यूज भी कर लेते हो. सप्लाई की इलास्टिसिटी पूछी हुई है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू मतलब इन दोनों का डिफरेंस. 3200 में से 2000 गज जाएंगे तो 1200 डिफरेंस होता है, अपॉन डेल्टा पी. डेल्टा पी मतलब इन दोनों का डिफरेंस. 2200 में से 1800 माइनस करो 400. एग्जाम में थोड़ी तुम बार बार फॉर्मूला लिखते हो, स्पीड से काम करना पड़ेगा ना. मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस जो कि 1800 है, अपॉन पुरानी क्वांटिटी जो कि 2000 है. अब देखो मेरे दोस्त, 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0 गई. ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 18 तिया 54, इसको भी काट दो 2 से, 9 हो गया. 2.9 तिया 27 है, 0 बची थी ना, 27/10, 2.7. अपना अपना कैलकुलेशन करने का तरीका होता है भाई. प्लस में ही आता है हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर, माइनस में नहीं आता राज्य. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया. जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है तो मेरे दोस्त सप्लाई कर्व ऐसा होता है और ऐसे में वैल्यू इंफिनिटी होती है. ओके, सप्लाई फंक्शन ये गिवन है आपको. अब क्या बोल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करो जब प्राइस ऐसा हो. तो भाई देखो, सप्लाई फंक्शन क्या है, 120 + 6p, और यहां पर लगता है हमारा पॉइंट मेथड. पॉइंट इलास्टिसिटी लगती है जब भी आपको इक्वेशन गिवन होती है. तो पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बोलता है dq/dp. ये डेरिवेटिव है, मैथ में सिखाया जाता है, अपॉन प्राइस अपॉन क्वांटिटी. dq/dp को समझने की जरूरत नहीं है, जो भी प्राइस के साथ लिखा होता है बस वही होता है. 6 प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, 10 क्वांटिटी निकालनी है भाई. तो यह प्राइस के अंदर 120 + 6, प्राइस की वैल्यू कितनी है जी, 10 है. 10 पुट कर दो, 180 आ जाएगा टोटल. तो यहां पर 180 लिख दो. अब इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, जो भी तुम्हें सही लग रहा है वो मुझे बता दो आप. ठीक है ना, इतना तो तुम कर ही सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड. लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है. लैंड हेट्रोजीनियस होती है, हाजी होती है, हर जगह की अलग अलग होती है. सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स्ड है, ओके. लैंड के बहुत सारे यूज है, हाजी. लैंड एक्टिव नहीं है, पैसिव फैक्टर है. लेबर एक्टिव फैक्टर होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा. कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन कौन सी है कातिया. देखो भाई साहब, शुरू में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की ये इक्वेशन थी, के लेबर की पावर a और कैपिटल की पावर 1 - a. बाद में ये इक्वेशन बन गई लेबर की पावर a कैपिटल की पावर b.
तो जिस भी फॉर्म के अंदर लिखा हो उसको चूज करना है। इस फॉर्म के अंदर लिखा होगा लेबर की पावर ए ढूंढो, कैपिटल की पावर 1 माइनस ए ढूंढो। तो मैं देखता हूं भाई साहब, यहां पर लिखा है लेबर की पावर ए, कैपिटल की पावर 1 माइनस ए, और ये के लिखा हुआ है, डी वाले के साथ चला जाऊंगा। अगर ये वाली इक्वेशन लिखी होती तो इसको मैं अपने आंसर में ढूंढता। ओके, अगला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल आ गया। टेबल दी हुई है जी, आपको कुछ वैल्यूज पूछी होंगी, तो मैं देखता हूं यहां पर पढ़ के, व्हाट विल बी द एवरेज प्रोडक्ट व्हेन क्वांटिटी ऑफ लेबर इज 6। यहां बोलता है, देखो टेबल के अंदर लेबर की क्वांटिटी दी हुई है 6 पे पूछा है कि आप एवरेज प्रोडक्ट की यहां पर वैल्यू निकाल दो जी। अब देखो मेरे दोस्त, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। तो इसके सामने टोटल प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती ना, तो एपी कैलकुलेट करना आसान हो जाता, लेकिन नहीं है। तो आप टोटल प्रोडक्ट निकालो। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है समीशन एमपी। एमपी की वैल्यू प्लस करनी होगी, तो एमपी यहां लिखा है, तो 52 के अंदर 8 प्लस कर दोगे 60 आ जाएगा। जिस बच्चे को नॉलेज होगी वो करेगा। तो इस 60 को 6 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा 10 आ जाएगा। 10 विल बी द राइट आंसर। माइनस में नहीं आएगा, मतलब ये डैश था, वो 10 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है। अभी आपने इसको 60 निकाला, इसको 10 निकाला, सेम क्वेश्चन है। इसमें ही पूछता है टोटल प्रोडक्ट बताओ व्हेन क्वांटिटी ऑफ लेबर 4 है। लेबर की क्वांटिटी 4 है, तो यहां पर टोटल प्रोडक्ट बता दो राज्य। देखो भाई साहब, ये तो चीज आपको अच्छे से जाननी चाहिए। हाँ यार, कैसे करो इसको मैं। तो अब तुमने कुछ वैल्यूज निकाली हुई है। ओके, आ जाओ जी। हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट के दो फॉर्मूले जानते हैं। टोटल प्रोडक्ट एपी इंटू लेबर होता है। ओके, टोटल प्रोडक्ट समीशन एमपी होता है। दो फॉर्मूले, दोनों यहां पर यूज होंगे। बड़ी चालाकी वाली गेम है। देखो, लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर पहले मैं टोटल प्रोडक्ट निकाल लूंगा, चालाकी से बताता हूं कैसे। ये एपी है 11, ये लेबर है 3, 11 इंटू 3 करके 33 आ गया। ओके, मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को एमपी गिवन है। यहां पर एमपी कैसे आता है, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू। तो अगर मैं यहां पर 44 लिखूं, 44 माइनस 33, तब ठीक है ये। हाँ, तब ठीक है। तो आपको अगर निकालना था तो 33 में आपने 11 प्लस करके 44 ऐसे निकाल के दिखा सकते हो, लेकिन दिखाना तो है ही नहीं, तो मैं तो सीधा सीधा टिक करना है। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। अगला, अब यहां पर बोला हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट निकालो व्हेन क्वांटिटी ऑफ लेबर इज 5। लेबर जब 5 है तो यहां पर एमपी निकालना है। अरे भाई, ये टेबल एक ही गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उस एक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है 5वें की, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, थोड़ी देर पहले यहां 52 यहां 44 लिखा, तो एमपी ये निकालना है। तो सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू, 52 में से माइनस कर दो 44, तो 8 आएगा। कहीं लिखा है 8? लो जी मित्रों, 8 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब प्रोडक्शन फंक्शन एज द रिलेशनशिप between maximum amount of output that can be produced and input required to make that output। और तुम्हें आता हो या ना आता हो, लेकिन आपने थोड़ा सा भी मॉड्यूल पढ़ा है, तो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन एक ही लॉन्डे ने दी है, उसका नाम है सैमुअल्सन। अब इसका मीनिंग तुम्हें आता हो या ना आता हो, इस बात से ही फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई, क्लास में टीचर की तुमने बात सुनी भी हो। ये रट्टा मारना भी जरूरी नहीं था, लेकिन खैर ये लाइन लिखी आई है। सैमुअल्सन साहब बोलते थे कि प्रोडक्शन फंक्शन हमें यह बताता है कि मैक्स टू मैक्स हम कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग इनपुट, राइट, जो भी हमारे पास इनपुट है, राइट। हाँ, ओके जी, आगे चलो। बोलता है इन द शॉर्ट रन व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। कहता है आउटपुट के बढ़ने की वजह से जब एवरेज कॉस्ट फॉल हो जाती है तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या होता है। अरे भाई, ये याद नहीं करना होता किसी बच्चे को, ये पता होना चाहिए। शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा होता है, और एमसी कर्व यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसको इसके मिनिमम पॉइंट पे काट रहा होता है। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि जब एसी की वैल्यू फॉल होती है तो एमसी क्या होता है। तो भाई, इस एरिया में पूछा है, इस एरिया में पीला रंग एमसी है जो कि नीचे है, हरा रंग एसी है जो कि ऊपर है। तो हम बोलेंगे इस एरिया में एमसी छोटा, एसी बड़ा, तो एमसी इज लेस देन एसी होता है। तो एमसी इज लेस देन एसी होता है। ऐसे करके इसको करेंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ता। इनिशियली अ फर्म एंजॉय डैश ऑफ स्केल एंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इट सफर फ्रॉम डैश ऑफ स्केल। देखो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अगर आपको पता हो तो ऐसा बनता है। इसके अंदर जो ये पोर्शन है, कॉस्ट का कम होना इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है, कॉस्ट का बढ़ना डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है। तो कहता है इनिशियली फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, बाद में फर्म को डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। तो शुरू में भाई साहब इकोनॉमीज ऑफ स्केल,
और बाद में फर्म को डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, राइट? यही होता है। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का क्वेश्चन नहीं है, यहां पर आपके सामने अलग अलग तरीके के ऑप्शंस गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है यार या तो इंटरनल की बात हो रही है, हाँ इंटरनल की बात हो रही है, इंटरनल इकोनॉमीज इंटरनल डिसइकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमी एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी, इंटरनल डिसइकोनॉमी इंटरनल इकोनॉमी, और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो आप यहां पर आइडेंटिफाई करो क्या आंसर इसका सही होना चाहिए। हाँ तो मुझे पता है कि तुम ऑप्शन ए और बी को लेकर कंफ्यूज हो, लेकिन आपको बता दूं जो एक फर्म है वो धीरे धीरे जब आउटपुट बढ़ाती है तो इंटरनल इकोनॉमीज फेस करती है, और जब एक साइज बड़ा कर ले, बहुत बड़ी हो जाए, तो धीरे धीरे वो इंटरनल डिसइकोनॉमीज फेस करती है। यहां पर अगर इंडस्ट्री लिखा होता तो हम एक्सटर्नल वाले को सही करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ से रिलेटेड होती है। सिर्फ एक फर्म की बात हो रही है तो इंटरनल वाली बात हो रही है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का दूसरा नाम क्या है भैया? इसको एनवेलप कर्व बोलते हैं, प्लानिंग कर्व बोलते हैं, बोट कर्व बोलते हैं, ठीक है? इतने सारे नाम है। डैश आर ऑलरेडी अकर्ड वंस फॉर ऑल, ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो रिकवर नहीं हो सकती? एक बार हो गई तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, वो सब संक कॉस्ट होता है, वो उसके एग्जांपल भी हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, देखो यहां से अब तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। यहां का जो डिमांड कर्व है, एआर कर्व है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। मैनी सेलर्स ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट टू मैनी बायर्स, बहुत सारे सेलर है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। आइडेंटिकल होता तो परफेक्ट कंपटीशन लिखते हैं। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो इलास्टिसिटी कितनी होती है? राज्य समझाता हूं, देखो जी यहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है तो एमआर कर्व 0 होता है, ये एमआर कर्व है, राइट? यहां से बना भी देता हूं आपके लिए, अब थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है? आहा, थोड़ा और क्लैरिटी से, ये लो जी, ये एमआर कर्व है। ये चीज बच्चे जानते होंगे, जब एमआर 0 होता है तो टीआर मैक्सिमम होता है। लेकिन मेरे दोस्त जब एआर एमआर कर्व बनाते हैं ना, ये एआर कर्व, ये एमआर कर्व, तो ऐसे बताया हुआ मॉड्यूल के अंदर, जैसे ये एआर कर्व है मान लो टच करता हुआ, तो एमआर कर्व इसको आधे रास्ते पे काटता है, तो जहां पर काटता है वहां पर एआर कर्व का मिड पॉइंट होता है, यानी जहां पर काटता है यहां पर हमारा कोई भी एआर कर्व हो उसका मिड पॉइंट होना चाहिए। तो हम बना देते हैं, मान लो जी ये बना देते हैं, ये मिड पॉइंट है। एआर कर्व को डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड कर्व का जहां पर मिड पॉइंट होता है वहां पर इलास्टिसिटी 1 होती है। ये वाला जो पॉइंट है ये चैप्टर नंबर 2 में सिखाया जाता है, और इस चीज को एक फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ठीक है? जिसने फॉर्मूला किया होगा उसको पता होगा। व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंज आएगा? कहता है डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये लिखा ही नहीं कि दोनों इक्वल इंक्रीज हो रहे हैं, या डिमांड में ज्यादा इंक्रीज है या सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज है। तो हम बार बार डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमें रट्टा नहीं लग सकता इस चीज का। 3 डायग्राम बनाएंगे भाई, रट्टा नहीं लग सकता। तीनों केस के अंदर देखेंगे हो क्या रहा है। एक केस के अंदर डिमांड और सप्लाई को बराबर इंक्रीज करेंगे, जितना मैंने डिमांड इंक्रीज किया उतना ही सप्लाई इंक्रीज किया, तो प्राइस मेरा कांस्टेंट है, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, राइट? फिर दूसरे के अंदर मैं डिमांड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा, सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, नया इक्विलिब्रियम में प्राइस भी इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। तीसरे के अंदर मैं डिमांड को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, सप्लाई को बहुत सारा इंक्रीज कर दूंगा, तो यहां पर प्राइस डिक्रीज हो गया लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तीनों में मैंने देखा कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, और कांस्टेंट भी रह सकता है। तो प्राइस के बारे में हम अनसर्टेन रहेंगे और क्वांटिटी पक्का इंक्रीज होगी। तो क्वांटिटी के लिए इंक्रीज वर्ड होना चाहिए और प्राइस के लिए अनसर्टेन वर्ड होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 की यूनिट नंबर 2 से ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मजेदार क्वेश्चन होता है, इसका रट्टा नहीं मारना पड़ता, डायग्राम बना के सीखना पड़ता है। अब आ जाओ जी, यहां पर बोला है आपसे एमआरएमसी अप्रोच में कंडीशंस कौन सी होती है फर्म के इक्विलिब्रियम की? तो एक कंडीशन होती है एमआरएमसी की बराबरी होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी कंडीशन होती है एमसी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। देखो कैसे, ये एमआर है, ये एमसी है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एमआरएमसी बराबर है और एमसी का यहां पर पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप होता है, ये नहीं होता इक्विलिब्रियम, ये वाला होता है। तो पहले नंबर की और चौथे नंबर की सही है, पहला और चौथा कहीं लिखा है, ये लिखा हुआ जी, इसके साथ चले जाएंगे। आगे बढ़ो। When a perfectly competitive firm earn dash, तो its average revenue are more than average cost। एवरेज रेवेन्यू जब मोर देन एवरेज कॉस्ट होता है तो इसका मतलब तुमने प्राइस ज्यादा रखा है, तुम्हारी कॉस्ट कम है, खर्चे कम है, प्राइस ज्यादा रखा है, तो तुम मस्त प्रॉफिट कमा रहे हो। ऐसे प्रॉफिट को बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है,
राइट। हाँ, लॉस कब होता है? जब तुमने प्राइस कम रखा और तुम्हारे एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीज है। तो यहां पर हमारा ए वाला सही आंसर था। मार्केट फॉर सोप एंड डिटर्जेंट आर द अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत सारे सेलर्स हैं और सोप्स और डिटर्जेंट जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, हर जगह हाइट, वेट, कलर, साइज में डिफरेंट बेचे जाते हैं। अगला, मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल बायर, मतलब बायर एक है, खरीदने वाला एक है, ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इज मोस्टली एप्लीकेबल टू फैक्टर मार्केट इन विच सिंगल फर्म इज द ओनली बायर। देखो भाई, सिंगल फर्म है, सिंगल को बोलते हैं मोनो, जैसे कि तुम, और बायर को बोलते हैं पसोनी। तो सिंगल बायर जहां पर होता है वहां मोनोपसोनी होती है। कहीं लिखा है मोनोपसोनी, ये लिखा हुआ डी वाले पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लो जी, न्यूमेरिकल आ गया। क्या लिखा है? हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे। अज्यूमिंग दैट व्हेन प्राइस इज 20, प्राइस कितना है जी? 20, क्वांटिटी डिमांडेड इज 9, क्वांटिटी दी हुई है 9, व्हेन प्राइस इज 19, प्राइस 19 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10, 10 हो गई। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर निकालना है। तो भाई साहब, प्राइस इंटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टीआर आएगा, टीआर से फिर एमआर आएगा। 20 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 180, 19 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 190, ठीक है जी। 190 में से 180 माइनस कर दो, एमआर आ जाएगा। एमआर टोटल रेवेन्यू की दो वैल्यू का डिफरेंस होता है, एक ही निकालना था, तो 10 आ गया हमारे पास। एवरेज रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व, ध्यान रखना। विद अ डिक्रीज इन डिमांड देयर इज डैश, कहता है जब डिमांड डिक्रीज होती है तो क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, रट्टा नहीं मार रखा, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बना दिया। जब डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, ये इक्विलिब्रियम आएगा, प्राइस गिर गया, क्वांटिटी भी गिर गई, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों में डिक्रीज आएगा। यही आ रहा है ना? हाँ यही आ रहा है। तो लिखा है अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, दोनों में डिक्रीज आ रहा है, तो सी वाले को सही कर देंगे। अगला, इफ सप्लाई इंक्रीज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, कहता है सप्लाई इंक्रीज हो रही है डिमांड के इंक्रीज से ज्यादा, तो स्पेशल केस दिया हुआ, इसमें क्या होगा? ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम देखेंगे। क्या बोलता है भाई साहब? सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज है तो सप्लाई को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, डिमांड में थोड़ा इंक्रीज है तो डिमांड को थोड़ा सा इंक्रीज किया, नया इक्विलिब्रियम आया, प्राइस गिर गया, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस गिर गया, क्वांटिटी बढ़ गई। तुम्हें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जरा पढ़ेंगे। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस लोअर है और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हायर है, ग्रेटर है, ठीक है। तो मैं यहां पर ढूंढ रहा हूं, ये देखो, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी लेस, दोनों लेस है, रॉन्ग है, सिर्फ प्राइस लेस है, ठीक है। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लेस देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस, ये लाइन ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लेस, लेकिन क्वांटिटी के बारे में यहां पर बात नहीं की गई, ठीक है। और आधा ठीक है ये लाइन, ठीक है। द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर, ग्रेटर तो नहीं है, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर, दोनों भी ग्रेटर नहीं है, ठीक है ना। डिमांड में थोड़ा सा इंक्रीज आया है और सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज आया है, तो बस प्राइस के बारे में लिखा हुआ है तो हम प्राइस के बारे में लिख देंगे, लेकिन दोस्तों क्वांटिटी के बारे में भी लिखा होता तो वो भी अटैच हो जाता साथ में, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगला, इन ओलिगोपोली व्हेन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म विच इज कंसिडर्ड एज अ लीडर, ऐसी ओलिगोपोली जहां पर एक फर्म बहुत बड़ी है, पुष्पा की तरह है, झुकेगा नहीं साला ठीक है। बहुत सारी फर्म्स हैं ओलिगोपोली, मार्केट के अंदर 10 फर्म हो सकती है, ठीक है, और उनमें मान लो एक फर्म बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो ऐसी ओलिगोपोली को दोस्तों हम बोलते हैं, हमारे पास पार्शियल ओलिगोपोली है, एक फर्म यहां पर लीडर बनी होती है, जो वो प्राइस आउटपुट डिसाइड करती है, दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 हो गया, अब सीधा यहां पर चैप्टर नंबर 6 है, 5 बाद में आएगा, ठीक है, हाँ 6 है। द कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन एंड डैश, कंजम्पशन फंक्शन की एक इक्वेशन होती है, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन होता है, ये इनकम को हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं स्पेशली, तो एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम यहां पर लिखा हुआ है, ए वाला विल बी द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इज कॉल्ड, जीडीपी की डेफिनेशन सीधी लिखी है, जीडीपी इज मोर देन जीएनपी, जीडीपी एमपी मोर देन जीएनपी हो सकता है क्या? हां जी हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जीएनपी एमपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए, अगर मान लो जी ये 10 है, ठीक है, और ये -2 है, तो मैं देखूंगा 10 और -2 ये 8, तो जीडीपी बड़ा हो गया जीएनपी से तब जब एनएफआईए नेगेटिव है, तो जब एनएफआईए नेगेटिव है तो सीधा सीधा लिखा हुआ है एनएफआईए नेगेटिव है, तब ऐसा हो सकता है, ओके।
फाइंड द रियल जीडीपी इफ नॉमिनल जीडीपी 720, प्राइस इंडेक्स 120। तुम्हें पेपर में कैसे करना पड़ता है? प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, ये प्राइस इंडेक्स है 120 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब तुम्हें क्या करना है भाई साहब, रियल जीडीपी ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 720 अपॉन 120 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरो से जीरो उड़ाओ, 12 12 12 6 72, 600 आ जाएगा आंसर, ये लिखा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम हाउस होल्ड की इनकम होती है, ऐसी इनकम जो हाउस होल्ड ने कमाई है। तो लिखा हुआ है इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। बात तो ठीक है, यहां गलत पूछिए कौन सी है। हाउस होल्ड प्लस नपिश की इनकम, नपिश को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। हाउस होल्ड और नपिश की दोनों की इनकम मिलाकर जो इनकम बनती है उसे बोलते हैं हम पर्सनल इनकम, राइट। तो भाई साहब, इट इज अ मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम रिसिप्ट्स ऑफ पर्सन। तो ये जो पर्सन्स होते हैं, जनता के लोग होते हैं, उनकी एक्चुअल इनकम कितनी है, वो ये इनकम होती है। इस लाइन पर विचार करना है। अगला लिखा है इट एक्सक्लूड रिटेन अर्निंग। इसमें रिटेन अर्निंग नहीं आती। बात तो ठीक है, इसमें रिटेन अर्निंग नहीं आती। क्यों रिटेन अर्निंग इसमें इसलिए नहीं आती क्योंकि रिटेन अर्निंग कंपनी का पार्ट होती है, कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा होती है, कंपनी अपने पास रखती है। और कंपनी की बात यहां पर नहीं की जाती, जनता की बात की जाती है और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट की बात की जाती है। हाँ, यहां पर चर्चा इसलिए करेंगे, पर्सन्स की इनकम होती है, लेकिन यहां लिखा है ओनली फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जो हम पैसा कमाते हैं वो मेहनत का पैसा होता है, उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। लेकिन जो पर्सनल इनकम होती है, इसके अंदर ट्रांसफर इनकम भी आती है, यानी ऐसा पैसा जो हमने मेहनत से नहीं कमाया वो भी आता है। तो आधी अधूरी लाइन है, तो सी यहां पर कर देंगे, ओनली लिखा हुआ था, राइट। अगले वाला, कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस निकालना है भाई, इसका फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम, या फिर एक और फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस एपीसी। अब मुझे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, कंजम्पशन गिवन है और इनकम गिवन है। कंजम्पशन अपॉन इनकम ये क्या होता है जी, 300 बटे 1200, 0.25 ये एपीसी होता है। एपीसी की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा तो 0.75 आएगा। एपीएस पूछा है यहां पर, राइट। एमपीसी क्या होता है जी, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम एमपीसी होता है। लेकिन एमपीसी की वैल्यू कम से कम 0, मैक्स टू मैक्स 1 होती है। तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1 यानी यूनिटी, बट ग्रेटर देन 0। बी वाले के साथ चले जाएंगे। अगला, प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है भाई? देखो, इनकम डिस्पोजल ये एक्सपेंडिचर मेथड का नाम है, फैक्टर पेमेंट एक्सपेंडिचर मेथड का नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर इनकम मेथड का नाम है, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन नाम है इसका दूसरा। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है भाई। 3 सेक्टर मॉडल का क्वेश्चन है, कंजम्पशन फंक्शन की ये वैल्यू गिवन है, इन्वेस्टमेंट की ये वैल्यू गिवन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स ये वैल्यू गिवन है। आपसे क्या पूछा है भाई, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसको तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पर भाई हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड 3 सेक्टर में C प्लस I प्लस G होता है, ये बराबर होना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई के। तो C I G तीनों की इक्वेशन गिवन है। मैंने तुम्हें स्पेशली सिखा रखा है, C को अलग से सॉल्व किया करो। C कितना है जी, 8 प्लस 0.6 YD। YD का फॉर्मूला होता है Y माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर। ट्रांसफर यहां पर गिवन नहीं है, उसको 0 मान लेंगे। 8 प्लस 0.6 Y माइनस T। T कितना है जी, 10 है। ट्रांसफर 0 है, उसको हटा दो। 8 प्लस 0.6 Y, 0.6 को 10 से करेंगे तो 6 आएगा। 8 में से 6 गए तो 2 प्लस 0.6 Y। मैं C अलग से निकालता हूं ताकि मैं C की ये इक्वेशन यहां पर पुट कर पाऊं, ठीक है। 2 प्लस 0.6 Y प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60, सरकारी खर्चा भी क्वेश्चन में गिवन है 10 इज इक्वल टू Y। तो Y की वैल्यू निकालनी है भाई, 60 और 10 70 और 2 72। एक Y में से 0.6 Y जाएंगे तो 0.4 Y बचेगा। तो Y की वैल्यू आ जाएगी 72 बटे 0.4। ये हटा दोगे तो यहां 720 लग जाएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसको काटूंगा। 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, 180 मेरे पास आंसर आ रहा है। 180 है कहीं पे, ये आंसर आ रहा है। बाकी कैलकुलेशन के ऊपर देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो तुम समझ जाओगे। ओके, रिपोर्ट है, आगे चलते हैं। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 300। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आया है तो डेल्टा आई है, इंक्रीज मतलब चेंज। एमपीसी गिवन है 0.6, तो बोलता है टोटल इंक्रीज इन इनकम निकालो, मतलब डेल्टा वाई निकालो। बड़ी चालाकी से सबसे पहले मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये आ जाएगा जी आपका
1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी 0.6 है तो 1/0.4 आ जाएगा, इतना ही रहने दो। ठीक है जी। फिर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, ये मल्टीप्लायर है तुम्हारे पास, अभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई तुम्हें क्वेश्चन में निकालना है, डेल्टा आई की वैल्यू 300 है, तो कैसे आ जाएगा 300 ऊपर नीचे 0.4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई। मैं पॉइंट हटा के यहां जीरो लगा दूंगा, 3000 को डिवाइड करूंगा 4 से, 750 आंसर आएगा। क्या मेरे पास ऑप्शन है 750? ये राजी ऑप्शन। अगला, while using the income method which of the following income is included while calculating national income। नेशनल इनकम में कौन सी इनकम को इंक्लूड करेंगे भाई? कैपिटल गेन नहीं करते, विंडफॉल गेन नहीं करते, सेकंड हैंड गुड्स का आइटम नहीं करते, कमीशन ब्रोकरेज फैक्टर इनकम है, मेहनत की कमाई है, इसको इंक्लूड करते हैं। लो जी, ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है आपको, तो जीवीए एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू गिवन है, सेल्स गिवन है जी आपको 750, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग 200, ओपनिंग 300, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये चेंज इन स्टॉक हो गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 250 गिवन है। आप आसानी से कर दोगे भाई, जो भी यहां पर आए तुम्हारा आंसर एक बार मुझे कमेंट में बताना, ये लिख देना सर 101 क्वेश्चन का आंसर कितना है, ऐसे लिख देना नंबर डाल के। ठीक है जी। अगला, नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है जो करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट होता है, कांस्टेंट वाला जीडीपी रियल जीडीपी होता है कातिया। अच्छा जी। द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कहीं लिखा है चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू को बोलते हैं डिवाइड। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी। द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशियो एपीसी होता है, ये राजी ए वाला आंसर। अगला, व्हेन एंटरप्रेन्योर आर पेसिमिस्ट अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशंस, चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है। पेसिमिस्ट मतलब परेशान है, निराश है, तो निराश होते हैं तो मार्केट इकोनॉमी डाउन जा रही होती है, तो इकोनॉमी फेस कॉन्ट्रैक्शन इन दिस केस। अगर वो ऑप्टिमिस्टिक होते तो एक्सपेंशनरी फेज में बिगिन होता। Which of the following is not a characteristics of business cycle? बिजनेस साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है भाई? इसके डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। ये सही है, यहां नॉट पूछा है, गलत कौन सी है? ठीक है। पीरियोडिकली होती है, रिकरेंट होती है, लेकिन रेगुलर होना जरूरी नहीं है। दे ऑकर एट अ रेगुलर इंटरवल, इट इज नॉट नेसेसरी। इरेगुलर भी हो सकती है भाई, समझे? हाँ। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल कोज ऑफ बिजनेस साइकिल? इंटरनल कोज मतलब जो देश के कंट्रोल में है वो इंटरनल कोज, जो देश के कंट्रोल में नहीं है वो एक्सटर्नल कोज। ये पूछा है इंटरनल कौन सा नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का बदलाव देश के कंट्रोल में नहीं है, ये बाहरी ताकतों से भी हो सकता है, राइट? अब ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, एक गुट पानी पीऊंगा। चलो क्वेश्चन पढ़ देता हूं। चेंज इन द स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स आर एग्जांपल ऑफ, मतलब नए नए ऑर्डर आ रहे हैं मशीन के, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, तो इससे क्या पता लग सकता है? अरे नए नए मशीन के ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे ये पता लग सकता है कि अब ज्यादा सामान देश में बनेगा, तो मैं फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकता हूं। फ्यूचर को फोरकास्ट करने वाले जो इंडिकेटर होते हैं वो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। अगला, वेरिएबल्स दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंज, पहले आउटपुट चेंज होगा, उसके बाद जो चेंज होगा वो लैगिंग इंडिकेटर होगा, पास्ट को बता रहा है, क्योंकि इवेंट तो हो चुका है, उसके बाद वो बदल रहा है, तो पास्ट को बता रहा है, बदल के बता रहा है कि सड़क, गीली सड़क बता रही है बारिश हुई थी, राइट? तो ये गीली सड़क है समझ रहे हो? ओके। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, भाई 7th चैप्टर आ गया, पब्लिक फाइनेंस। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और इंडिया में बेसिकली लगाते नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला नहीं होता इसके अंदर। गवर्नमेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक गुड, सरकार कुछ गुड्स है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज खुद प्रोड्यूस कर रही है, तो मतलब सरकार वेलफेयर करना चाह रही है, यहां पर दुनिया नहीं करती, सरकार रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही है, यहां पर खुद इस्तेमाल कर रही है। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट सिस्टम एंश्योर्स दैट, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम वो उतना ज्यादा टैक्स देगा, तो इसके अंदर जिसकी ज्यादा एबिलिटी है पे करने की वो ज्यादा टैक्स सरकार को पे करता है, राइट? हाँ, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, दोज हु हैव ग्रेटर एबिलिटी टू पे कंट्रीब्यूट मोर, जिसकी ज्यादा, अंबानी ज्यादा टैक्स पे करेगा भाई, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा देश के अंदर, एंड द टैक्स बर्डन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग द पॉपुलेशन, ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, गरीब कम टैक्स दे, अमीर ज्यादा टैक्स दे, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ता हुआ। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है?
मतलब कैपिटल रिसिप्ट होनी चाहिए बट डेट नहीं होना चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए। यहां तो लोन ही लिखा हुआ है। सरकार प्रोविडेंट फंड को भी लोन मान के चलती है, ठीक है, और सरकार जो स्मॉल सेविंग्स रखती है पब्लिक की उसको भी लोन मान के चलती है। लेकिन जो सरकार ने लोन एंड एडवांस से रिकवर किया है वो पैसा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट होता है। समझो, सरकार ने किसी को लोन दिया था, अब वो वापस दे गया, तो ये सरकार की ऐसी रिसिप्ट है जो लोन नहीं है। समझे? हां, लोन नहीं है भाई, रिकवरी ऑफ लोन इसको बोलते हैं। व्हेन द आउटकम ऑफ अ पॉलिसी आर नॉट विजिबल फॉर सम टाइम, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, सरकार ने बोला कि भाई देश को 2047 तक डेवलप कर देंगे, रोड बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे, इंटरनेट दे देंगे गांव गांव के अंदर। तो ये पॉलिसी आज बनाई है, इसका इंपैक्ट बहुत लंबे सालों में दिखाई देगा। तो ये एक लिमिटेशन होती है फिस्कल पॉलिसी की, बोलती है कि भैया इसका इंपैक्ट लंबे समय में दिखाई देगा। तो आउटकम यानी इंपैक्ट इसका लंबे समय में दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट डिले। डिले का मतलब लैग होता है, तो इंपैक्ट लैग इसका आंसर है। द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर इट्स टोटल रिसिप्ट, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो तो इसे बोलते हैं बजट डेफिसिट। लेकिन जब टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग ना हो तो इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो हमारा यहां पर फिस्कल डेफिसिट राइट आंसर है। अगला, द रिसिप्ट विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नोर कोस एनी रिडक्शन। अब देखो, नीदर नोर वाले जो वर्ड होते हैं वो रेवेन्यू के लिए यूज होते हैं, इधर और वाले जो वर्ड होते हैं वो कैपिटल के लिए यूज होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट वगैरह। तो नीदर नोर है और रिसिप्ट है, तो ऐसी ट्रिक लगा के आप सोच सकते हो कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात हो रही है। नीदर नोर हमेशा रेवेन्यू में आएगा, ये ट्रिक लगा के मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने वन शॉट बना रखा है चाणक्य 3.0 बैच के अंदर, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो स्टेट के बीच में मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, इसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा? बच्चों को पता है भाई साहब, यहां पर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा दो स्टेट के ऊपर, राइट। हाँ, अगला, द कैप एंड ट्रेड मेथड यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द दैट पोल्यूशन इज मिनिमाइज्ड। सरकार ने कैप एंड ट्रेड सिस्टम किया है, अब ये चैप्टर 7 में अच्छे से समझा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार एक इंडस्ट्री को बोल रही है कि मैक्सिमम तुम इतनी लिमिट का पोल्यूशन कर सकते हो जितना भी सरकार ने बताया है, और वो लिमिट आप फर्म एक दूसरे को खरीद और बेच सकती है। तो कैप कर दिया मतलब सरकार ने लिमिट डिसाइड कर दी और उस लिमिट को फर्म आपस में खरीद बेच सकती है, तो वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये बताता है कि भाई पोल्यूशन इससे कम फैलेगा। उन्हीं इंडस्ट्री के लिए सरकार ऐसा करती है जो पोल्यूशन फैला रही होती है। तो क्या करने की कोशिश कर रही है सरकार? यहां पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को ठीक करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अभी आपको ये 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। बहुत देर मैंने पहले बोला था कि पानी पी रहा हूं, अब पानी पी रहा हूं। आपको जो सही लगता है आप इतने देखो, फिर मैं करता हूं। वैसे तो इस क्वेश्चन को लेके बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तरीका तो सरकार ने मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए किया था। हाँ जी, लेकिन स्पेशली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को ठीक करने के लिए किया था। मार्केट फेलियर का एक रीजन एक्सटर्नैलिटी भी होता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नैलिटी मेंशन है। तो एक्सटर्नैलिटी यहां पर ठीक हो रही है, तो इसलिए ए वाले के साथ जाएंगे। स्पेशलाइज्ड और सही आंसर है भाई। देश के अंदर फिस्कल फेडरलिज्म मेंटेन करने वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो फाइनेंस कमीशन है। आर्टिकल नंबर 280 के थ्रू ये एस्टैब्लिश होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मनी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो मनी इजीली रिप्रोड्यूसेबल नहीं होनी चाहिए, मतलब नकल नहीं होनी चाहिए। मनी को काउंटरफिट, उसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, राइट। करेंसी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक, जो पैसा सेंट्रल बैंक ने इश्यू किया है, एंड इट इज बैक्ड बाय द सुपोर्टिंग रिजर्व एंड इट्स वैल्यू इज अ सोवरन गारंटी। मतलब सेंट्रल बैंक ने पैसा प्रोड्यूस किया है और सेंट्रल बैंक उस पैसे की गारंटी लेता है। तो भाई ये पैसा फियाट मनी होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर्ड मनी है बेसिकली, आप इस बात को जानो। तो यहां न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कंसीडरिंग दैट मनी मल्टीप्लायर 1.5 है, देयर हैज बीन इंक्रीमेंट ऑफ 600 मनी सप्लाई। तो मनी मल्टीप्लायर 1.5 है, तो मनी सप्लाई ऊपर लिखते हैं, ठीक है। नीचे लिखते हैं मॉनेटरी बेस। तो मॉनेटरी बेस कितना आया है आप इस पे कमेंट कर सकते हो भाई। मॉनेटरी बेस उधर ले जाओ, 600 को 1.5 से डिवाइड कर दो, आसानी से कैलकुलेट कर लोगे यार, डरने की क्या जरूरत है इसके अंदर, मैं बता देता हूं। 400 आंसर आएगा। ओके, आ जाओ जी, आ जाओ। ये लो जी, क्या पूछता है? नैरो मनी निकालो M1। M1 नैरो मनी होता है और M3 ब्रॉड मनी होता है। इस बात को ध्यान रखना। क्या होता है जी इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है CC प्लस डिमांड डिपॉजिट DD प्लस OD। इन तीनों को जोड़ दो, तुम्हारे पास आएगा 5,68,000। जोड़ देना भाई ये तीनों अमाउंट जो मैंने बताए हुए, आप देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है, कहता है कैलकुलेट द करेंसी विद द पब्लिक। पब्लिक के पास जो पैसा है वो निकालो। पब्लिक के पास कितना पैसा है? तो पब्लिक के पास पैसा निकालेंगे, जो भी देखो देश में जितने भी नोट हैं वो लिखे हैं जी। ये नोट
ठीक है। बैंक के पास कितना पैसा है जी, ये लिखा हुआ है, रुपी के कॉइन, स्मॉल कॉइन, ये सब लिखे हुए हैं। तो भैया देखो, देश में जितने भी नोट हैं और देश में जितने भी कॉइन है सबको प्लस करो, ये भी, ये भी, ये भी, ये पूरे देश का पैसा आ गया। इसमें से बैंक का पैसा माइनस कर दो, तुम्हारे पास अमाउंट आ जाएगा 19,750 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है ना। हाँ, ये निकालने का तरीका मॉड्यूल में भी गिवन है। डैश इज अ पेनल रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू बैंक्स अबव द रेट अवेलेबल अंडर रेपो पॉलिसी। भाई सरकार ने अगर मान लो रेपो रेट जो डिसाइड कर रखा है मान लो 5%, ठीक है, लेकिन सरकार कई बार मतलब आरबीआई कई बार पेनल्टी लगाकर ज्यादा रेट चार्ज करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, देखो देखो, यहां पर बैंक रेट भी आंसर हो सकता है, यहां पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी आंसर हो सकता है। अब देखो दोस्तों, मॉड्यूल के अंदर दोनों लैंग्वेज लिखी हुई है, दोनों को पीनल रेट बताया हुआ है, पेनल्टी, लेकिन बैंक रेट वो पीनल रेट है जब कोई कमर्शियल बैंक सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन नहीं कर पाता, तब आरबीआई उसके ऊपर इंपोज करता है। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये वो रेट है जब कोई बैंक आरबीआई के पास लोन मांगने गया है और आरबीआई बोलता है तेरे पास सफिशिएंट एक्सेस रिजर्व नहीं है, तो तू अपनी एसएलआर में से रिजर्व निकाल के मेरे पास गिरवी रखवा। तो सफिशिएंट एक्सेस रिजर्व ना होने के कारण 1% फालतू इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, 5 की जगह 6% चार्ज कर लेगा। ये एमएसएफ रेट होता है, कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर यानी वन शॉट के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डैश कमिटी। कौन सी कमिटी? भाई नरसिम्हा राव कमिटी बिठाई थी, इन्होंने बोला था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दो, यानी बैंक्स को अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट करने का मौका दो, आरबीआई के साथ वो मौका दिया जाता है, उसको डिटेल में नहीं बताया हुआ आपके मॉडल में। मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक ने पैसा क्रिएट किया है उसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, पब्लिक में कौन नहीं आता? भाई सरकार और बैंकिंग सिस्टम नहीं आते पब्लिक के अंदर। कंप्यूट द टोटल क्रेडिट मनी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम, तो बैंक का टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट, और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो यहां पर 15% दी हुई है, ओके, और इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू यहां पर 12 लाख दी हुई है। अब ये तो तुम्हारे हाथ में है, कैलकुलेटर ठक 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 चलाना और अपना आंसर निकाल लोगे। अब ये चैप्टर नंबर 9 आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड। फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, ये सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी या हिक्सचर ऑलिन के द्वारा दी गई थी? सैमुअल्सन ने दी थी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, हिक्सचर ऑलिन ने दी थी फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरम, कि किस देश के पास कितने फैक्टर हैं उसके हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। विच टैरिफ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ड्यूटी आर पेएबल ऑन इट्स कंपोनेंट्स एंड रिलेटेड आइटम्स। एक ऐसा टैरिफ होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं भैया कि जो स्पेसिफिक कंटेंट आ रहा है उसके ऊपर अलग टैक्स लगेगा और जो मेन सामान आ रहा है उसके ऊपर अलग टैक्स लगेगा, ठीक है। 2 टैक्स है, परसेंटेज वाले टैक्स को एड वैलोरम बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेज और स्पेसिफिक को मिक्स कर दो तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। दोनों को चेक करके देखो, परसेंटेज और स्पेसिफिक को ज्यादा अमाउंट देना पड़े विच एवर इज हायर तो मिक्स्ड होता है, तो ऐसे रूल आउट भी करोगे तो तुम्हारे पास टेक्निकल टैरिफ ही आएगा, ये अलग टैरिफ है, राइट। हाँ, विच टैरिफ इज एक्सप्रेस्ड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अरे सीधा दे देखो तुम, सीधी बात, चलो कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं हम इसको, जरा ध्यान से पढ़ रहे हैं। Which tariff is expressed either on the basis of the value of the imported goods or on the basis of per unit imported goods, depending on which generates the most income। सरकार के लिए which generate the most income का मतलब होता है whichever is higher। इस लाइन का मतलब समझना, मॉड्यूल में लिखी हुई है। देखो जी, एक टैक्स होता है जो परसेंटेज में लगता है, उसे बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स, कहीं लिखा है ये रहा। एक टैरिफ होता है जो वैल्यू के ऊपर लगता है, ठीक है, मतलब सॉरी यूनिट के ऊपर लगता है, कि तुम अमेरिका से आईफोन मंगवा लो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 2 लाख वाला हो या 50,000 वाला हो, हर एक आईफोन के ऊपर 10,000 का टैरिफ लगेगा, उसको बोलते हैं जी स्पेसिफिक, राइट। जब दोनों को कंपेयर करके देखो, जिसका अमाउंट ज्यादा आ रहा हो सरकार वो लगाती है, उससे सरकार को रेवेन्यू ज्यादा होता है, उसको मिक्स्ड टैरिफ बोलते हैं। लेकिन दोनों को प्लस कर दो तो कंपाउंड टैरिफ आता है। यहां पर हाईएस्ट वाला पूछा हुआ है तो मिक्स्ड टैरिफ विल बी द राइट आंसर। द सिस्टम वेयर नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इंपोर्ट of manufactured goods are higher than the nominal tariff rate on intermediate input and raw material is known as what। देखो, ऐसा टैरिफ
जिसमें रॉ मटेरियल के ऊपर टैरिफ कम लगेगा और फिनिश्ड गुड के ऊपर टैरिफ ज्यादा लगेगा। अगर हम अमेरिका से आईफोन मंगाए तो उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा देंगे, लेकिन आईफोन का रॉ मटेरियल मंगाए तो उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाएंगे। ये चालाकी होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल मंगा के हम अपने देश में माल बनाना चाहते हैं। ऐसे टैरिफ को बोलते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज, एक टैरिफ छोटा है दूसरा टैरिफ बड़ा है, एस्केलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ फ्रॉम द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ एडिटिव्स, पेस्ट, टॉक्सिक्स। ये सब केमिकल्स होते हैं किसी भी सामान के अंदर जो मिलाए जाते हैं। विदेशों से माल आ रहा है हमारे देश के अंदर, खाने का भी माल आता है, कैसा ही माल आता है, उसके अंदर अगर कुछ ऐसी चीजें पाई गई है जो हमारे देश के हिसाब से नहीं है तो हम उसको मना कर देते हैं, भैया हमारे देश में नहीं आएगा। तो ये कौन से मेजर होते हैं? इन्हें बोलते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है, एसपीएस मेजर भी बोलते हैं इसको। विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रेड द यूरोपियन यूनियन कैन बी कैटेगराइज्ड एज व्हाट? इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से यूरोपियन यूनियन को क्या बोलेंगे भाई? यूरोपियन यूनियन हमारे हिसाब से एक तरीके की कस्टम यूनियन है, बायलैटरल एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एरिया है, ट्रेडिंग ब्लॉक है। कम ऑन, बहुत आसान है, अगर तुमने कुछ पढ़ा होगा तो तुम इसका आंसर मेरे ख्याल से सही दे पाओगे। कस्टम यूनियन है, आपस में ये एक दूसरे के ऊपर फ्री ट्रेड करते हैं, बाकी किसी एक्सटर्नल कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो उसके ऊपर अपनी मर्जी से टैरिफ लगाएंगे, राइट। एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर तो सही यही है, कस्टम यूनियन। थोड़ी सी करेक्शन है लेकिन इसके अंदर, एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्री जो आपस में फ्री ट्रेड करे और बाहर वाले नॉन मेंबर कंट्री के ऊपर कॉमन टैरिफ लगाए, यानी सब सेम टैरिफ लगाए दूसरों के ऊपर जितना भी लगा रहे हैं, उसको कस्टम यूनियन बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग टैरिफ नहीं लगाते, अगर अलग अलग टैरिफ लगा रहे होंगे तो उसको फ्री ट्रेड एरिया बोलेंगे। हमारा आंसर ये सही है। अगर कस्टम यूनियन ऑप्शन में नहीं होता तो हम ट्रेडिंग ब्लॉक ठीक करते हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक भी कस्टम यूनियन के लगभग सारी फीचर्स को जस्टिफाई करता है, ठीक है, वो अल्टरनेट है उस केस के अंदर। वन शॉट में देखोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। G20 का मेंबर कौन नहीं है भाई? ये तुनिसिया नाम नहीं सुना, ये मेंबर नहीं है। अगला, इन्वेस्टमेंट विच आर रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट बिटवीन द कंट्रीज आर रेफर टू एस। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कंट्रीज में रेसिप्रोकल है, एक देश भी मतलब अमेरिका जापान में करेगा तो जापान अमेरिका में भी करेगा, इसको टू वे बोलते हैं। टू वे मतलब दोनों में हो रही है भाई साहब, ठीक है, ओके। हाँ, कुछ चेंज तो नहीं है, ठीक है, देख लिया। टोटल बैन, अबे टोटल बैन को सीधा सीधा एम्बार्गो बोलते हैं, कहानी खत्म, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टोटल बैन, कहानी खत्म, ठीक है। अगला, कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी थी भाई? एब्सोल्यूट की एडम स्मिथ ने दी और डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज की दी, राइट। हाँ, आगे आ जाओ, ये क्या आ गया रप्पू सा। हाँ, डैश फैसिलिटेट एंड इंप्रूव एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा। इंडियन गवर्नमेंट डेटा नडैप पे मिलता है। नडैप ये नीति आयोग का एक की इनिशिएटिव है, नडैप, ठीक है। यहां पर क्लिक करते हो नीति आयोग की वेबसाइट पे जाके तो नडैप पे आपको इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारा डेटा एक्सेस करने को मिल जाता है। विच स्कीम इज एम्ड एट प्रोमोटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने की फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, फेम इंडिया स्कीम है। ये एक पोर्टल है जहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये प्रमोट नहीं करता, इन्फो है यहां पर ई व्हीकल्स की, प्रमोट करने वाला वही है। विच एक्ट वॉज इनिशियली एम्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ लार्ज फर्म। लार्ज फर्म को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, आज के टाइम में खत्म हो गया एमआरटीपी एक्ट। फ्रॉम विच ईयर ऑनवर्ड्स इंडिया फॉलोड द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इंडिया ने मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे देश में 1993 के बाद से शुरू किया है। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग के अंदर भी बीच में एक अर्जेंट मैसेज प्लान था, ठीक है। उससे पहले डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम था ना दोस्त। हाँ, एक सेकंड, आज अरे कौन सी फाइल भेजी है भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे चल जा। हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1.5 गुना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 23 क्रॉप्स के लिए सरकार देती है, तो 1.5 गुना का है 1.5 टाइम। ये रहा। अगला, विच पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड टू इंश्योर
वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच वुड अट्रैक्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू बूस्ट एफडीआई लोकल इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर। भाई साहब टेक्सटाइल सेक्टर में धमाका उड़ाने वाली थी पीएम मित्रा। कौन सी थी? पीएम मित्रा। टी का मतलब टेक्सटाइल, समझ रहे हो? हाँ ओके आगे। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर सो लोपसाइडेड ग्रोथ विद द डोमिनेंस ऑफ डैश इंडस्ट्री। कहता है जब अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का राज था इंडिया के अंदर, तो कौन सी इंडस्ट्री की यहां पर लोपसाइडेड ग्रोथ देखने को मिली? मतलब लोपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा। तो इंडिया में दोस्तों कॉटन और जूट थी इंडस्ट्री, ठीक है, बाकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन वाज ग्रांटेड टू डैश to facilitate mobilization of adequate resource and their efficient allocation in the capital market। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के लिए क्या बनाया गया था? फंड्स इधर उधर करने के लिए सेबी बनाया गया था, सेबी, ठीक है। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एफडीआई इज नॉट परमिसेबल। हमारे देश में एटॉमिक एनर्जी के अंदर फॉरेन का पैसा लगाना अलाउड नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर? मिल्क का प्रोडक्शन भाई साहब प्राइमरी सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आती है इसके अंदर, राइट? गाय भैंस बकरी भी उसमें आती है। हो, खत्म हो गया, डन, ठीक है। अब आपको लगाओ कि हाँ भाई हमने थोड़ा फास्ट ट्रैक तरीके से इस पेपर को सॉल्व किया है क्योंकि काफी पुराना हो गया था, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना बनता है। अपने दोस्तों को भी बता दो भाई साहब ये पेपर यहां पर लगातार संचय बैच के अंदर लव सर ने कितने सारे पेपर सॉल्व करा दिए हैं। जाओ और देखो और बस अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करो। थैंक यू सो मच। आपकी डिमांड जो है आगे की वीडियो के लिए वो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। थैंक यू सो मच।